all are watching Shri Brahmadev classes। दोस्तों, आज हम एक और दमदार लेक्चर के लिए रिकॉर्ड करेंगे जिसका नाम है, ये बेसिकली लेक्चर है न्यूक्लियर फिजिक्स रिलेटेड। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स के एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हुए हैं, सब एटॉमिक मॉडल्स हैं हमारे, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के लिए बेसिकली आज पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे महान वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सब एटॉमिक मॉडल्स दिए और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, लिमिटेशंस क्या रहे, उनका सिनेरियो क्या था पूरा इस चीजों को लेकर। पूरे एटम्स जो हैं वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। आज के इस लेक्चर को देखने के बाद आपके सारी कंफ्यूजन्स अकॉर्डिंग टू द फिजिकल साइंसेस या केमिस्ट्री के हिसाब से सारी चीजें आज मैं क्लियर करने वाला हूं। बने रहेंगे मेरे साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देता है। डिटेल्ड लेक्चर्स हम क्लास 10th और 12th या नीट JEE के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, और इसके साथ साथ जो कम्पिटिटिव लेवल बेस है इसकी भी प्रिपरेशन होती है। तो ये एक बहुत ही शानदार लेक्चर होने वाला है। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर कम से कम बहुत सारे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ओके, लेट मी अपलोड माय PDF, वी विल स्टडी इन डिटेल। एनालिसिस होगा, ये बहुत अच्छा एनालिसिस होगा, और फिर मुझे ये बताइएगा आपके कमेंट बॉक्स को यूज करके कि ये चैनल आपको, ये चैनल और इसके साथ साथ कंटेंट कैसा लगा। लेट मी अपलोड माय PDF टू ऑल। गिव मी अ फ्यू सेकंड। ओके, okay, so here is our PDF. That PDF we will learn about all the things. Let me upload it. Okay, so आप देखेंगे आज का जो चैप्टर रहेगा दोस्तों, ये चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स माने एटम्स जो है वो एटम सब डिवाइडेड, हम कहते हैं एक यूनिट है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बट फिर भी ये दोस्तों एक बहुत ही चीजों से मिलता है जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, है ना। एटम का भी अगर हम पार्ट कर दें, एटम को भी हम अलग 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 तोड़ दें, तो टूटता नहीं है उसको, वो भी सब एटॉमिक पार्ट से मिलकर बना होता है। आज हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस, बने रहेंगे अंत तक हमारे साथ, और आज इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, एक एक चीज को समझेंगे। ये है NCERT ऑर्थोडॉक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर सीरीज के लिए। तो हम चलते हैं, हम मीन्स कन्वे कर, ठीक है, उसमें आप बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि हमने कुछ चीजों को पढ़ा है जिसमें हम जानते हैं कि एटम होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बेटा फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, ठीक है। मतलब फंडामेंटली चीजें इन्हीं दोनों पार्टिकल से मिलकर बनी, ये आप जानते हैं। चलिए बात करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, ये किसकी वजह से है? एटम्स की वजह। अगर हम बात करें कुछ और चीजों की तो कह रहा है कि क्वेश्चन ये आता है बेटा कि हम ये कैसे जाने व्हाट मेक्स द एटम ऑफ ओनली वन एलिमेंट, ठीक है। कह रहा है कि एटम जो है वो ओनली वन एलिमेंट से मिलकर बना है या एलिमेंट से मिलकर बना है, ये कैसे पता चले। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि एटम्स क्या जो है रियली इंडिविजिबल है? एटम्स आर अनडिवाइडेड पार्ट, है ना, ये हमें पढ़ाया गया है, ये हमें क्लास 9th में या क्लास 8th के अनुसार पढ़ाया गया है। अब हम ये जानते हैं कि जो एटम्स हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स फ्रॉम विच द मैटर और एनी अदर एटम्स, एनी अदर ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। बट आप क्या ये जानते हैं कि ये
इंडिविजिबल हैं क्या? वास्तव में इंडिविजिबल हैं, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते क्या? अभी भी एटम्स जो है इंडिविजिबल हैं। फिर वो साइंटिस्ट जिनका नाम है जे थॉमसन साहब, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिसके अंदर इन्होंने एटम को प्रपोज किया कि एटम जो है मिलकर तीन चीजों से मिलकर बना होता है। तो सिमिलर कंस्टिट्यूएंट इन द एटम, कुछ चीजें एटम के अंदर भी इन्होंने क्या क्यों कहा? वी शैल फाइंड about answers in this lecture. Okay, so we can say we generally know that some atomic particles, that is means atoms are composed of some subatomic particles. Subatomic particles means the particles of the atoms. So here we are going to discuss various models also, various we can say working models, and the different theories given by the different scientists. So if we are arranging this, 19th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आया साइंटिस्ट के सामने कि हम क्या कैसे बताएं कि जो एटम्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, या फिर उनका उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किसके बेसिस। ऐसे केसेस में हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। उन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि नहीं, एटम्स जो हैं वो सब डिवाइडेड नहीं है, वो डिविजिबल हो सकते हैं, मतलब वो हम डिवाइड कर सकते हैं उनको। एटम्स और ज्यादा पार्टिकल से मिलकर बनता है। हम बात करें अगर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से दिस कि एटम्स आर नॉट अनडिविजिबल। इनडिविजिबल मतलब, बात समझ रहे हैं? अब स्टडिंग स्टेटिकली वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम करें, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, तो वहां पर ये चीज पता करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सबस्टेंसेस में ये जब कंडक्ट होगी तो यहाँ पर कुछ चीजें निकल के सामने आएंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि चार्ज पार्टिकल्स इन द मैटर। चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर में, वो कहाँ से आते हैं? आइए समझते हैं कि जो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मैटर की जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बारे में समझते हैं। कि आप समझिए, आपको मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्लास 12th में लेक्चर लिए हैं, उसके अंदर आपने कुछ चीजें करी हैं, है ना। जैसे किसी कंघे से, है ना, जब आप एयर में उस कंघे को घुमाते हैं तो कॉम विल बी चार्ज and attract some piece of papers. Why it is happening? Because comb is electrified, and comb जब electrified हो जाएगा तो चीजों को आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ चीजें आती हैं। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि comb will be electrified because it is electrified ना, it is getting electrified. So on the basis of this we can say कि बात करेंगे अगर हम, कि अगर एक और बात इन्होंने कहा, अगर ग्लास रॉड को किसी सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो दे विल ऑल्सो बी डिफरेंट चार्ज, दे विल बी डिफरेंटली चार्ज। सो बिसाइड ऑफ दिस देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज वी कैन डू दैट। सो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मैटर पे आते क्यों हैं, और ये चीज कैसे, एटम्स जो हैं, एटम्स यहाँ पर भी कोलाइड कर रहे होंगे। ये बात समझिए कि एटम्स जो होंगे वो, चाहे कॉम्ब का केस हो, चाहे आपका रॉड का केस हो, चाहे आपका बैलून का केस हो, जो भी चीजें, जो भी एक्टिविटी में आप ले रहे हैं उसका केस हो, तो वहां पर आप क्या देख रहे हो? वहां पर आप यही देख रहे हो ना कि मैटर्स जो हैं सकते हैं और इनके चार्जिंग के पीछे क्या सिनेरियो है। आइए कुछ चीजों को समझते हैं। क्या है, आपको इस लेक्चर को लेने के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं होगी दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। आइए समझते हैं कि जो जो एक्टिविटीज आपने करी हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा रहे हैं और वहां पर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहे हैं एटम। तो इस वजह से क्यों, ये कहां से आया? ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से आया। और ऐसा मेरा मानना है कि एटम्स जो होते हैं डिविजिबल हो जाते हैं, पार्टिकल्स को बनाते हैं। समझ रहे हो? तो चार्ज पार्टिकल्स, जो चार्ज यहाँ पर आया है, वो चार्ज क्यों आया है? क्योंकि यहाँ ट्रांसफर हुए बॉडी, उनके पास कुछ ना कुछ इनकी प्रॉपर्टी जो इनको
क्लियर है। 1900 के आसपास कुछ साइंटिस्ट हुए, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने चार्ज पार्टिकल के बारे में कुछ चीजें बताई। इनमें सबसे पहला नाम आता है दोस्तों, सबसे पहला नाम सर जे थॉमसन का आता है। इन्होंने अपने सब एटॉमिक जो मॉडल है उसमें कहा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उन्होंने सन 1886 में, है ना। इसके अलावा एक और बात करें कुछ चीजों को, उससे पहले किसी ने दिया जे। इसके अलावा कुछ चीजें हमारे ई गोल्ड 1886 में कुछ चीजों को बताया था कि ई गोल्ड स्टीन साहब, है ना, कहा कि, है ना, जब हम चार्ज करते हैं किसी को तो वहां पर एक गैस होता है, और ये गैस ही वो कैनल रेज को बनाता है। उनको क्या बनाता है, एक तरीके की न्यू रेडिएशन प्रेजेंस होती है ना, उसकी वजह से कैनाल रेज बनती है। आइए समझते हैं बेटा कि कैनाल रेज क्या है। ऐसी रेज जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन क्रिएट करें, है ना, पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन क्रिएट करें, और उन्हीं की वजह से कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए। इनको कहा गया कि वो जो चार्ज पार्टिकल्स थे कैनल रे से जनरेट हुए थे, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल और अपोजिट था। किसके अपोजिट था बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट था। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। हम पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। तो बात करिए कि अगर हम कैनल रेज के बारे में कुछ पार्टिकल्स वहां पर देखें तो उनके इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है उसके चार्ज के विपरीत चार्ज, यानी कि इक्वल और अपोजिट साइन था उसके अंदर, और उसका जो मास था, अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को देखें तो, और इसको कैनल रेज के मास को देखें, या जो रेडिएशंस वहां पे क्रिएट हो रही थी उसके मास को देखें, तो ये 2000 टाइम्स, यानी कि 2000 गुना इलेक्ट्रॉन्स के मास से 2000 गुना ज्यादा था। ठीक है, ये बात समझिए, है ना। अब अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रियॉन्स है वो क्या है, सबसे पहले आप बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस से, यानी कि इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, और इसको हम ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोटॉन्स को हम, ये पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है, और इसको पी प्लस से डिनोट किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, समझे, अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो एन जीरो पार्टिकल होगा, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अगर बात करें तो इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, इट इज अ जीरो चार्ज पार्टिकल। आप समझिए इस बात को। अगर हम बात करें कि मास ऑफ प्रोटॉन है उसको हम 1 यूनिट मान सकते हैं, और इसको +1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर बात करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, उसका उसको हम एक तरीके का उसका मास जो है वो कंसीडर करेंगे, नेग्लिजिबल मास का होगा, है ना, -1 के हिसाब से लेंगे। अगर बात करें यहाँ पर कुछ चीजों की, जैसे मान लीजिए आपके पास कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये एडिशनल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने। इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है, वो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। अगर बात करें प्रोटॉन की, तो यही सेम जो मास, जो चार्ज है वो आपके केवल प्रोटॉन पर हो जाएगा, बट यहाँ नेगेटिव की जगह यहाँ पर बेटा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये आप बात करेंगे, समझेंगे चीजों को। चलिए अब कुछ बातें करें कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ चीजों को आप समझोगे कि इट सीम्स दैट एन एटम कंपोज करता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, है ना, ऐसे पता चला होगा। तो अगर हम बात करें तो म्यूचुअली बैलेंस होंगे ये, है ना। इन कोई भी एटम है, उस एटम में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों बेटा बराबर होंगे, है ना। शुरुआत में ऐसा ही कहा गया, है ना। बात समझिए कि इन्होंने कहा कि जो प्रोटॉन है, जे थॉमसन साहब ने कहा जो प्रोटॉन है वो हमारे कैसे हैं, इंटीरियर वर इन इंटीरियर ऑफ द एटम,
इलेक्ट्रॉन could easily be removed of, समझ रहे हैं, बट नॉट प्रोटॉन। समझिए आप, प्रोटॉन जो है वो इजीली रिमूव नहीं हो सकते, बट जो प्रोटॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन है वो इजीली हो सकता है। अब ये क्वेश्चन आया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, है ना, डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म। मतलब क्या है कि ये जो मतलब स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखता होगा, एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा। तो सबसे पहला आंसर जो जे जे थॉमसन साहब ने दिया अपने मॉडल ऑफ एटम में, उसको समझेंगे। ये पूरा यहाँ पे समझिए। टेकिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, चैप्टर नंबर, सॉरी यहाँ पे स्लाइड है 2 है। सबसे पहली बात कही गई किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है व्हाट आर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्या है, ये जो है गैसेस पार्टिकल्स और रेडिएशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना ज्यादा होता है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन व्हाट विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम है, उस पे प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है ना, तो इस पर एक न्यूट्रल चार्ज होगा, क्योंकि बैलेंस चार्जेस +1 अगर चार्ज है तो वो -1 चार्ज, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन दोनों बराबर हैं और इनका चार्जेस भी बराबर हैं। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज होगा, न्यूट्रल चार्ज बॉडी। क्लियर है, आपको आंसर समझ आया। चलिए हम बात करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिसाइड करने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे, इनका नाम था बेटा, वी हैव लर्नड दैट, यहाँ पे कुछ चीजें समझिए। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बताया गया है ना कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है और इनडिस्ट्रक्टिबल है। इंडिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है कि नहीं जा सकता, बट वहां पर आप देखिएगा डाल्टन को यहाँ पर फेल कर दिया गया। यहाँ पर लिमिटेशन हुई डाल्टन मॉडल ऑफ एटम की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो है ये सब डिवाइडेड पार्टिकल्स हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, एटम को अलग नहीं किया जा सकता। बट यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था बेटा जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन साहब एक बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा कि जो एटम है इनका कुछ अलग सिनेरियो होता है। जो डाल्टन साहब ने बताया इनका एक अलग सिनेरियो था। जे जे थॉमसन साहब ने कहा कि एटम जो है इनका फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया गया इनके द्वारा, और इन्होंने कहा कि जो है उसका एक आकार कैसा होता है, एक तरबूज की तरीके से होता है ना। ये तरबूज, और जैसे कोई तरबूज है या वाटरमेलन टाइप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखो इन्होंने क्या कहा था कि वाटरमेलन टाइप स्ट्रक्चर, और वाटरमेलन में जिस तरीके से बीज घुसे रहते हैं, जे थॉमसन एटम का मॉडल दिया। इसमें कहा गया वाटर जो एटम है एक तरीका वाटरमेलन टाइप स्ट्रक्चर, और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये एम्बेडेड रहते हैं। हमारे अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो बीज होता है ना, आपका बीज होता है आपका तरबूज के अंदर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड रहते हैं। अब जितने नंबर ऑफ सीड्स यानी कि जितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे उतना ही चार्ज इसके बाहर होगा, जो प्रोटॉन होगा। अगर बात करें यहाँ पर 3 अगर सीड्स हैं तो 3 ही प्रोटॉन बाहर होंगे, है ना। यहाँ पे एक बात इन्होंने कही कि वी नो दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो न्यूट्रल की जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज आई, उसके लिए इन्होंने कहा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर बीज के तरीके से इंसर्टेड हैं, वैसे हम बात वाटरमेलन में के ऊपर प्रोटॉन होगा, प्लस चार्ज होगा, है ना। ये तो बात समझ आई कि प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे आपके बराबर होंगे, इक्वल होंगे। सो दैट इज द ऑफ द एटम। इन्होंने बताया कि ये चीज समझ आई।
है ना। जे थॉमसन साहब ने करीबन ये एटम दिया था, तो दो मॉडल दिया था, समझ आई। चलिए अगर बात करें कुछ और चीजों की, तो इनका कुछ लिमिटेशन भी था। क्या कुछ चीजों को आपने देखा होगा यहाँ पे, थॉमसन दैट, थॉमसन ने क्या क्या इस निष्कर्ष निकाले, के लिए पॉइंट नंबर 1 पर कह रहा है कि एटम जो होते हैं वो दो तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन कहलाता है, एंड एक होता है इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। सो यहाँ पे आप बात करेंगे नेगेटिवली एंड चार्ज पार्टिकल्स और इक्वल टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये भी आप देखेंगे। इन दोनों की संख्या कैसी होती है, इन दोनों की संख्या बेटा बराबर होती है, ये बात आप समझते हैं। दैट्स व्हाई द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी कारण से जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है या जो प्रोटॉन है, इनकी संख्या बराबर है, इस वजह से इनका जो चार्ज है वो न्यूट्रल होता है। अगर बात करें कि जो जे थॉमसन साहब के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, जे थॉमसन 1856 से लेकर इनका अगर बात करें कि ये एक ब्रिटिश फिजिकिस्ट रहे, है ना, और ये इनका इनका जन्म हुआ था चीताहम हिल में, और जो है मैनचेस्टर में, है ना, मैनचेस्टर में 1856 में इनका जन्म हुआ, 18 दिसंबर 1856 में। क्लियर। तो बात करें कि इनके इनके जो वर्किंग्स हैं उनकी बात करें, इनको नोबेल प्राइज मिला है बेटा, इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, वो भी फिजिक्स के अंदर। ठीक है। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, और जो कैवेंडिश है उन्होंने उस लेबोरेटरी में 35 साल तक पढ़ाया, 7 साल इन्होंने रिसर्च किया। ये नोबेल प्राइज विनर है, प्राउड मोमेंट है इनका, प्राउड टू सी दिस पर्सन, है ना। इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने डिस्कवर करी, बहुत चीजों को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर करी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है हमारे फिजिक्स के या हमारे फिजिक्स में। अगर बात करें तो इस तरीके के व्यक्ति व्यक्ति बहुत चीजों को इम्पोर्टेंट। चलिए यहाँ पे आप देखेंगे कुछ और चीजें, जैसे अभी अभी पढ़े कि थॉमसन ने जो प्रपोज किया है। अब जब तो फिर इनके मॉडल को निगलेक्ट क्यों किया, या इनके मॉडल की लिमिटेशन क्या क्या आई, आइए समझते हैं। एक बात आप समझ, तो कुछ पार्ट रह जाता है, डिस्कवर करते, और उनके उनके भी कुछ पार्टिकल्स, कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं जो आगे के साइंटिस्ट करते हैं, करंट होता है एडवांस। तो ऐसे ही जब जब ये यूनिक हो गया तो कुछ चीजें इनके लिए रह गई। ठीक है। हर चीज इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। क्लियर। अगर बात करें एटम के थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में कुछ चीजें रह गई थी कि पार्टिकल्स जो हैं वो बराबर होते हैं, इस वजह है। ऑल्दो ही कैन नॉट एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटली, बट साइंटिस्ट आर नॉट, वी कैन से, यहाँ पे कुछ चीजें इन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिस्कस नहीं कर पाई। न्यूट्रल क्यों है, इसके बारे में कुछ डिटेल डिस्कशन इन्होंने नहीं किया, उस वजह से इनका जो मॉडल ऑफ एटम है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। चीजों को समझते हैं कि इसके बाद के टॉपिक्स क्या रहे। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसका नाम होता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको दूसरे नाम से जानते हैं। अब जो एटम आएगा, एटम का मॉडल आएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एटम का मॉडल है, इसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिन्होंने ये चीज बताई कि हम क्या करेंगे। अब एक और बात, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पर हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने
इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स बताए जो जे थॉमसन साहब ने नहीं बताए अपने मॉडल ऑफ एटम में। इन्होंने कहा कि हम क्या करें, अल्फा पार्टिकल्स को अगर इमिट कराएंगे, अगर हम स्कैटर कराएंगे किसी एक गोल्ड फॉइल से जो बहुत ही थिन होगी, पतली होगी, तो उससे कुछ चीजें निकल के सामने आई। आप देखिए कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में एक बात कहें कि यहाँ पर इन्होंने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की चीज कर बताई थी कि एटम के भीतर न्यूक्लियस भी होता है जो पार्टिकल होता है ना। इन द सेंटर ऑफ एटम देयर इज अ न्यूक्लियस विच इज रिसाइडिंग। क्लियर? आप कुछ चीजें समझ। एक सिनेरियो लिया, यहाँ आप देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम दिखाता हूं मैं। सेकंड स्लाइड, यहाँ समझिए इस चीज को, समझिए कि इन्होंने क्या किया। मैं इसको ड्रॉ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा हूँ पहले कि है कि नहीं। चलिए नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि कुछ चीजों की, जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यहाँ पे बोला कि अगर हम अल्फा स्कैटरिंग जो करेंगे इसके साथ, चलिए यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए इसके पहले मैं दिखा देता हूँ कि वो फिगर क्या है। चलिए इसके लिए मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट है नहीं, तो उसकी वजह से मुझे इंटरनेट सर्फिंग करनी होगी। थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। चलिए लेट मी टेक टू द स्लाइड। ये देखिए कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी यहाँ पे तरीके से एमिट होंगी कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा एमिट होंगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा जैसे सो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स जब स्कैटर करा रहे होंगे तो ये जो है गोल्ड फॉइल लगी होगी। इस गोल्ड फॉइल के कुछ एटम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। जब ये इस तरीके से जब क्रॉस करने पर उनमें 12,000 में से, देखिए यहाँ 12,000 किरणों में से किरण यहाँ पे लौट रही है। देखो सारी जा रही हैं, है ना, अनडिवाइडेड जा रही हैं। उनमें से कोई एक किरण जो है वो लौट के आ रही है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा दोस्तों इस वजह से हो रहा है कि पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। हीलियम के 2+ आयंस की वजह से ये चीजें जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये इस वजह से और फ्लो हो रहा है क्योंकि कोई ना कोई चीज अंदर इसको वापस भेज रही है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से टकरा रही है। अगर बात करें तो हमने क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिया है, और गोल्ड फॉइल से जैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं तो वो जो है ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज, अब कुछ सिनेरियो इसके समझेंगे, कुछ पॉइंट समझेंगे। कह रहा है कि गोल्ड फॉइल को इन्होंने क्यों यूज किया। गोल्ड फॉइल को इस वजह से यूज किया क्योंकि ये बहुत ही पतली हो सकती है, बहुत ही पतली लेयर हो सकती है। जो जो गोल्ड फॉइल है ये 1,000 एटम के बराबर थिकनेस होगी इसकी। दूसरा पॉइंट कह रहा है अल्फा स्कैटरिंग में अल्फा पार्टिकल्स इस वजह से लिए क्योंकि ये जो हैं हीलियम के डबल चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ पे आप समझिए हीलियम के 2 हीलियम आयंस के आसपास होगा। मास, एटॉमिक मास जो होगा वो 4U होगा। अगर हम बात करें द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसीडरेबली, we can say the amount of energy will be more in this। क्लियर? अगर बात करें कुछ थर्ड पॉइंट की, कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल्स वुड बी रिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, ऑफ द एटम गोल्ड एटम। क्लियर? अगर बात करें तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स जो है प्रोटॉन से ज्यादा हैवी होते हैं, तो इस वजह से ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो कराएंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं सिनेरियो रहा है इनका कि हम गोल्ड फॉइल से लेंगे और गोल्ड फॉइल के अलावा हम जो है अल्फा पार्टिकल्स को इमिट कराएंगे। इस तरीके से स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाया गया है। अब इनका कंसिक्वेंसेस ये था, जो चीजों को देखा इन्होंने। अब ये वाला फिगर आप समझ गए, ठीक है। गोल्ड फॉइल, क्योंकि गोल्ड जो है
वो मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है और बहुत ही थिन हो सकता है, इस वजह से इनको लिया गया था। अगर हम बात करें, ये इम्पोर्टेंट एक तरीके का पार्टिकल्स हो सकता है। और दूसरी चीज, अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट में जब ये हो रहा था तो इन्होंने कुछ चीजों को डिस्कवर किया, और वो डिस्कवर करने वाली चीजें जो थी उसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, कुछ कंसिक्वेंसेस ने करा रहे थे, वो सबसे स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, जो गोल्ड फॉइल से टकराकर सभी स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। बट कुछ चीजें, कुछ जो अल्फा स्कैटरिंग कुछ स्मॉल एंगल्स रिफ्लेक्ट हो रहे थे, और सरप्राइज से, है ना, ये आश्चर्यजनक बात है कि 12,000, देखो समझो, जो मैंने आपको बताया था कि 12, उनमें से एक पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल 1 आउट ऑफ 12,000, क्लियर, इट विल बी रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब वापस आ रहा था। ये आश्चर्यजनक बात थी दोस्तों, है ना। इन द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड ये बताया गया, दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल इफ यू इंच इंच। सो अगर बात करें कि हम इनक्रेडिबल, है ना, इफ यू फायर अ 15 इंच शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड कम बैक एंड हिट यू, तो ये चीज इन्होंने बायोलॉजिकली बताई, है ना। बात समझिए, टिश्यू पेपर है, उस करेंगे तो यहां पर वापस आपको हिट करेगा, क्लियर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर बात करें ये कुछ कुछ चीजों को और डिस्कस किया है, इन्होंने बताया कि सब हो रहा है और इसका होने से कंसिक्वेंसेस क्या निकले, आइए उसको भी समझते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, ये कुछ जाती है दोस्तों, नहीं यहाँ पे आप समझेंगे कि जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि फॉर द फॉलोइंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वी केम टू नो दैट फॉलोइंग कंक्लूजन्स ऑफ दिस। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, कुछ पॉइंट्स बने और उन पॉइंट्स में कुछ डिस्कशन हुआ, कुछ रिजल्ट्स निकले। वो रिजल्ट आपको मैं बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा कि most of the space around the atom is empty, that's why most of the alpha particles are crossing this gold foil without any getting deflection, clear। जो एटम है उसके पार्टिकल्स में सबसे पहले बीचों बीच पॉजिटिव चार्ज होगा और बहुत सारा खाली स्थान होगा। इस खाली स्थान की वजह से, खाली जगह की वजह से बहुत सारी अल्फा स्कैटरिंग जो रेज हैं वो निकल रही थी, ठीक है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। बट यहाँ पे आप देखिए, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर गेटिंग डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एटम के भीतर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो बहुत ही थोड़ी सी जगह में है। इस वजह से 12,000 में से कोई एक पार्टिकल दोस्तों, ये डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट कर रहा था बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्फा रेस को क्या करेंगे, स्कैटर कराएंगे, तो वो डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है एटम वेरी लिटिल स्पेस में रहता है, इस वजह से डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अ वेरी वेरी स्मॉल अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग will be deflected by सप्लीमेंट्री एंगल, इट इज 180 डिग्री। जैसे आ रहा था वैसे ही चला गया, है ना। यहाँ पे आप देखो, फिगर से दोबारा से समझा देता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारी चार्ज पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल जैसा आया वैसे ही चला गया। ये अचंभे की बात थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ना कुछ जो एटम का पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और वहां पर गोल्ड एटम जो है वो कंसंट्रेटेड है, यानी कि गोल्ड एटम के
कुछ पार्ट्स में जो यहाँ पर एक वॉल्यूम कंसंट्रेट है, यहाँ पे समझो कि सबसे छोटा पार्टिकल है जो एटम है, एटम के भीतर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो डिफ्लेक्ट कर रहा है किसी 12,000 में से कोई एक किरण को। क्लियर है, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऑन दीज बेसिस, यहाँ पे आप बात समझिए कि कह रहा है दीज डेटा कलेक्ट किया, उन डेटा के हिसाब से आप देखिए जो न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का साइज भी इन्होंने बताया कि ये कितना है, 10⁵ टाइम्स है रेडियस ऑफ एटम के, है ना। एटम के रेडियस के सबसे छोटे पार्ट्स में यानी कि 10⁵ टाइम्स लेस है, यानी कि हम कह सकते हैं 10⁻⁻5 टाइम्स है। क्लियर है, चीजें को समझ पा रहे हैं? अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस करी कि अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस करें कि जो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने कुछ चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया कि पहला पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल्स हैं जो सेंटर में है इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे, है ना, इसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। ये चीज समझिए, नाभिक कहेंगे, नाभिक के बीच में वो चीज होती है। क्लियर? नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड इन दिस न्यूक्लियस। यहाँ पे समझिए, जो भी एटम का जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं और पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि द होल मास ऑफ द न्यूक्लियस, जैसे आप समझिए आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? आपकी नाभि में। ऐसे ही एटम का जो कंसंट्रेशन है मास का, वो न्यूक्लियस में है, क्योंकि जो दो पार्टिकल्स हैं जिनको हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में बंधे रहते हैं विद अ वेरी अट्रैक्टिव फोर्स विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, है ना। वो न्यूक्लियर फोर्स से ये बंधे रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और ये कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहे जाते हैं। ये भी आवाज समझिएगा आप, ठीक है, कुछ एडिशनल पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स कहे जाते हैं, बट द इलेक्ट्रॉन इज फ्री चार्ज पार्टिकल्स एंड इट इज फ्री टू मूव इन द ऑर्बिट्स। जब हम बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो, एक बहुत क्लास 12 तक रिलेटेड चीजें हैं। ये आपको एक बेस देगा, क्या देगा बेटा? बेस देगा। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक जो चीजें आपको समझ आई होंगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। अभी तक मैं लाइक के लिए नहीं बोला हूँ, अभी तक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला हूँ, बट अभी तक आप अगर चीजों को समझ पा रहे हैं तो ब्रह्मदेव क्लासेस को, श्री ब्रह्मदेव क्लासेस को आप लाइक करके ही जाएंगे दोस्तों। चलिए बात करेंगे कि पॉइंट जो चार्ज पार्टिकल है, मास है, इस मास के भीतर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और सबसे ज्यादा मास यहीं पर होता है। ये हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब ने बताया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, पॉइंट नंबर 2 की दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये बात इन्होंने ही बता दी थी। क्लियर? सर्कुलर पाथ क्या होते हैं ये नहीं बता पाया, बट उन्होंने ये तो कह दिया कि जो सर्कुलर पाथ है वो सर्कुलर पाथ में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ। चलिए, ये जो न्यूक्लियस है इसमें चार्ज पार्टिकल 10 थोड़ा सा और अच्छा बनाए, है ना। ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं या सब ऑर्बिट्स होते हैं। इन सब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ये बताया था हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब। क्लियर है? ये चीज समझ पाए? ठीक है। ये कुछ कंक्लूजन निकले यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब के मॉडल ऑफ एटम के, जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब के लिए इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी, है ना, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी। इसके अलावा अगर बात करें जे थॉमसन साहब की, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। तो ये कुछ चीजें आती हैं। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जेम्स चैडविक। सर जेम्स चैडविक ने हमारे जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी, जो मतलब
हमारा जीरो चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ठीक है। वो ये 3 महान साइंटिस्ट का नाम आता है। इसके अलावा अगर आपसे कहे कि जो है रदरफोर्ड हैं, उनका नाम ना लें, और उनके दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दोस्तों, एक का नाम था गोल्डस्टीन, है ना, ई गोल्डस्टीन, बात समझ रहे हैं। ई गोल्डस्टीन साहब का नाम भी आता है हमारे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में। तो जब रदरफोर्ड का नाम नहीं लिया जाएगा तो इनके साइंटिस्ट का नाम लिया जाएगा, जो ई गोल्डस्टीन साहब हैं। इन्होंने मतलब हमारा जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी, ये आप समझिएगा। क्लियर। जब दोनों का नाम आएगा, जैसे मान लीजिए दोस्तों दोनों का नाम आ जाए, है ना, ऑप्शंस में हो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, है ना, कुछ और साइंटिस्ट के नाम दिए हो, तो आप यू विल सिलेक्ट द गोल्डस्टीन इन दैट केस। क्लियर। यू विल सिलेक्ट टू गोल्डस्टीन, नॉट द रदरफोर्ड। क्लियर, बात समझे, ठीक है। चलिए, कुछ चीजें, इतने इतने महान वैज्ञानिक हुए तो उनके कुछ ना कुछ जीवन के क्षण को समझेंगे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है वो जन्मे थे हमारे स्प्रिंग ग्रोव में। स्प्रिंग ग्रोव एक जगह है, ठीक है। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर की डिस्कवरीज के लिए अगर हम बात करें, सबसे महान वैज्ञानिक हुए। इन्होंने रेडियो एक्टिव के लिए भी काम किया, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी, और इनको इसी वजह से जो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के लिए, है ना, ये नोबेल प्राइज विनर हैं केमिस्ट्री के अंदर। 1908 में नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री के लिए इनको। अर्नेस्ट रदरफोर्ड साहब बहुत ही सल्यूट करते हैं इनको, प्राउड है इस तरीके से, ठीक है। 30 अगस्त 1871 में इनका जन्म हुआ और 1937 तक ये रहे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इनके लिए रही। रेडियो एक्टिविटी के लिए भी इन्होंने काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। तो ये नोबेल प्राइज विनर रहे। अभी हमने जोजी थॉमसन साहब को भी देखा, वो भी नोबेल प्राइज विनर रहे हैं, और उन्होंने बात करी, चीजों को देखा। चलिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है, जो एटम का मॉडल है, इसको इसको कमी क्या रही इसमें, तो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, इसको आप समझिए कि रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट, है ना, जो इन्होंने कहा कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। ये न्यूक्लियस जो है वो सबसे ज्यादा मास रखता है हमारे कहीं ना कहीं पूरे एटम का। तो यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बता पाया कि वो सर्कुलर ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, है ना, और उसके अलावा एसिलरेशन कहाँ से आएगा, अंडरगो एसिलरेशन कहाँ से आएगा, और वो ड्यूरिंग एसिलरेशन यहाँ पे आप समझिए कि इन्होंने ये स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं बता पाया, ठीक है। इन्होंने नहीं बता पाया कि रिवॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ये कैसे होगा, और स्टेबिलिटी नहीं बता पाई। सबसे बड़ी बात, इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बता पाई। और जब वेलोसिटी से ये करेगा, मतलब कुछ ना कुछ गति से चलेगा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में, तो उसकी वजह से एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा, और ये जो चार्ज पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ये एनर्जी को भी रेडिएट करेगा, एनर्जी को भी इमिट करेगा, रेडिएट करेगा, और वो जो चार्ज है, वो जो एनर्जी का रेडिएशन है, वो एनर्जी लूज कर देगा। और फाइनली आप देखेंगे, फाइनली दोस्तों वो जो है न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले इमिट होगा, ऊपर की साइड अलग अलग ऑर्बिट्स में जाएगा। जो हमारे इसके बाद के साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने नील्स बोर साहब का नाम आता है, उन्होंने स्टेबिलिटी को भी बताया, बहुत तगड़ा एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, है ना। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो ये इमिट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, बट जब ये ऊपर जाएगा तो लूज करेगा एनर्जी, और जब लूज एनर्जी कर देगा तो ये जब एक पॉइंट ऐसा आएगा इसके पास एनर्जी नहीं रहेगी, तो वो दोबारा से न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा आके। तो ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, विच इज हाईली अनस्टेबल, है ना। एटम जो है, अगर ऐसा केसेस बन रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ही गिर जा रहा है, तो वहां पे स्टेबिलिटी बता पाना इनके लिए थोड़ा सा कठिन रहा। इस वजह से इसको इस वाले मॉडल ऑफ एटम को, रदरफोर्ड साहब के मॉडल ऑफ एटम जिसको हम कहते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को, ये मना कर दिया गया दोस्तों, रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद ये साइंटिस्ट जो है हम कल के लिए डिस्कशन करेंगे। तब तक
आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहेंगे। अगर लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, ठीक है। हम और हमारे जितने भी मित्र हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, आप कई बार देख रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करेंगे, है ना। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही जरूरी विषय हो जाता है, और साइंस एक ऐसा विषय है जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिक्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया है, केमिस्ट्री के हिसाब से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया है, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। चलिए, आप आगे की चीजों को कल हम डिस्कस करेंगे। आप अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहें और श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम विष्णु कुमार द्विवेदी है दोस्तों, और ऐसे ही बढ़िया से लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। आपका साथ चाहिए, आपका लगातार आपका साथ रहेगा दोस्तों, है ना। इसके चैनल को बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।